होने वाला है। ऑलरेडी इसके आगे के सारे वीडियो हमने उपलब्ध करा दिए हैं, आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी उनकी लिंक आपको मिल जाएगी। ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, तो इसको अच्छे से ध्यान से देखना। चलिए तो वीडियो को समझना, चैप्टर को समझना शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने आगे के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लो, ठीक है। अब देखो, हमने अभी तक आगे के वीडियोस में, आगे के लेक्चर्स में क्या देखा कि हमारा जो संविधान है वो कैसे बना, ठीक है। पहले तो हमने ये देखा कि संविधान होता क्या है, इसकी हमें आवश्यकता क्यों है। फिर हमने समझा कि हमारा यानी कि भारत का संविधान किस तरीके से बना और उस संविधान सभा, उस संविधान को बनाने के लिए जो संविधान सभा चाहिए थी वो कैसे बनी। ये पूरी स्टोरी हमने अभी तक देख ली, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि हमारा जो संविधान सभा इतनी मेहनत, ठीक है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में जो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, उसमें क्या है, उसके सिद्धांत क्या है, उसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है, उसके मूल बातें, उसके मूल आदर्श क्या है, उनको हम देखेंगे, ठीक है, कि इतनी मेहनत से हमने क्या तैयार किया है, ठीक है। उसके बाद हम साथ में ये देखेंगे कि जो सिद्धांत, जो उद्देश्य हमने हमारे संविधान में लिए हैं या लिखे हैं, वो हमने कहाँ से लिए, क्या हमने खुद बनाए हैं या फिर हमने किसी दूसरे देश से लिए हैं, कहाँ से आए हैं, और अगर लिए हैं तो कौन से किस देश से लिए हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमारी हेडिंग है राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि जो हमारे संविधान है, अभी मैंने आपको बताया कि हम ये पढ़ेंगे कि हमारे संविधान में कौन से सिद्धांत है, ठीक है। तो हमारे इसका मतलब ये हुआ कि जो राष्ट्रीय आंदोलन हमने किया था, राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब ये है कि जो हमने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी ना, अंग्रेजों से जो युद्ध किया था हमने, अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह हमने किया था, ठीक है, उसके जो सिद्धांत थे उसको हम राष्ट्रीय आंदोलन बोल रहे थे। उसके उस सिद्धांत के, उस राष्ट्रीय आंदोलन के जो सिद्धांत थे उन्हीं को आकार व मूर्त रूप देकर हमने संविधान में लिखा है। क्या बोला मैंने, ध्यान से समझो। देखो, मैंने कहा कि इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि हमारे संविधान में वास्तव में लिखा क्या गया है, हमारे संविधान के क्या सिद्धांत है या फिर कह सकते हैं क्या उद्देश्य है। तो ये जो उद्देश्य है ये हमने कहाँ से आए हैं, ये आए हैं राष्ट्रीय आंदोलन से। जो हमने राष्ट्रीय आंदोलन इतने सालों से लड़ रहे थे, उसके जो सिद्धांत थे उन्हीं को हमने क्या किया, आकार दे दिया, यानी कि एक मूर्त रूप दे दिया और संविधान में उनको लिख दिया, ठीक है। अब ये संविधान में हमने जो ये सिद्धांत लिखे, ये कैसे सिद्धांत है, ओके, हम ये देखेंगे कि ये कैसे है और संविधान में कैसे आए, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि सिद्धांत कौन से हैं। राष्ट्रीय आंदोलन की जो विरासत में हमें सिद्धांत मिले हैं उन्हीं को हमने आकार व मूर्त रूप देकर संविधान में लिख दिया है। अब ये सिद्धांत कहाँ से आए और संविधान में कैसे आए, तो देखो, जब हमारा संविधान बन रहा था, ठीक है, तो उस टाइम पे इन सिद्धांतों को उद्देश्य प्रस्ताव के जरिए, किस प्रस्ताव के जरिए, उद्देश्य प्रस्ताव के जरिए संविधान सभा में नेहरू जी द्वारा 1946 में प्रस्तुत किए गए थे। और इस उद्देश्य प्रस्ताव में जो बिंदु दिए हैं, जो पॉइंट दिए हैं, वही हमारे संविधान की क्या है, उद्देश्य है, हमारे संविधान के सिद्धांत है, ठीक है। तो बात आई आपको समझ में कि जो हमारे संविधान में सिद्धांत है वो कहीं न कहीं राष्ट्रीय आंदोलन के ही सिद्धांत है, उन्हीं को हमने आकार यानी कि मूर्त रूप दिया और संविधान में लिखा। अब ये संविधान में कैसे आए, तो इन सिद्धांतों को नेहरू जी द्वारा 1946 में संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। पूरा उद्देश्य प्रस्ताव बनाया, ये सारे उद्देश्य है, एक एक कर इनको हम पढ़ेंगे, तो इसी को कहा गया उद्देश्य प्रस्ताव। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन बन सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो नेहरू के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। कब किया गया था, तो 1946 में। फर्स्ट ये ध्यान में रखना। चलिए, अब ये तो मन समझ गया। अब देखते हैं कि हाँ, वास्तव में हमारे संविधान के अंदर कौन कौन से उद्देश्य है, कौन कौन से सिद्धांत है। तो सबसे पहला अगर सिद्धांत की बात करें तो पहला सिद्धांत है भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है। क्या मतलब है इस लाइन का, जो हमारा इंडिया है यानी कि हमारा जो भारत है वो क्या है, स्वतंत्र है। स्वतंत्रता का मतलब है आजादी। स्वतंत्रता का सीधा सीधा मतलब होता है कि हम किसी पर निर्भर नहीं है, स्वयं पर निर्भर है, ठीक है, इंडिपेंडेंट होना। तो भारत क्या है, स्वतंत्र है, ये किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं है, आप सबको पता है। उसके बाद होता है संप्रभु। संप्रभु यानी कि ये स्वयं की इसके पास सत्ता है,
ठीक है। कोई आंतरिक और बाहरी मामलों में कोई दूसरा देश आकर हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरे देश से कोई देश हमारे देश को नहीं चला रहा है। तो जब कोई ऐसा दोष होता है तो हम उसे कहते हैं संप्रभु। तो भारत क्या है? भारत एक संप्रभु देश, संप्रभु गणराज्य, गण यानी जनता का राज्य है, ठीक है। तो पहली बात हमारे संविधान में क्या लिखी गई कि भारत जो है वो एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है। फर्स्ट आपको समझ में आया। सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्या है? भारत इकाइयों का संघ है। इसका क्या मतलब है इकाइयों का संघ? देखो हमारा इंडिया है, अब इंडिया के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी इकाई है। छोटी छोटी इकाई मतलब हमारे राज्य, मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, बिहार हुआ, झारखंड हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, ठीक है। ये क्या है? ये हमारे भारत की इकाई है। एक एक इकाई को जोड़कर हमारा भारत एक संघ बना है, एक यूनियन बना है, ठीक है। तो भारत क्या है? इकाइयों का संघ है। तो सेकेंड बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि हमारे संविधान में कहा गया है, हमारे संविधान में कहा गया है क्या कि भारत इकाइयों का संघ है, ठीक है। छोटे छोटे राज्यों से मिलकर भारत बना है। तो सेकेंड कंप्लीट। थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड है संघ की इकाइयां स्वायत्त रहेगी। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि ये जो हमारी इकाइयां है यानी कि हमारे राज्य है, एमपी हुआ, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और ये सारे जो राज्य है या फिर ये जो इकाइयां है ये क्या रहेगी? स्वायत्त। स्वायत्त का मतलब है स्वतंत्र, यानी कि ये अपनी शक्ति, इनके पास खुद की शक्तियां है। तो कुछ शक्तियां हमारे पास है, हम अपने खुद कार्य करते हैं, यानी कि जिस भी राज्य में हम रहते हैं उसके पास अपनी प्रॉपर शक्तियां है और वो कुछ कार्य करता है। बस कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो मात्र संघ के पास है, इसलिए कुछ विषयों पर हम निर्णय नहीं लेते हैं, बाकी सब हमारे यहाँ के विषय पर हमारी राज्य सरकार फैसले लेती है, ठीक है। तो ये भी हमारे संविधान में कहा गया कि जो संघ की इकाई है वो क्या है? स्वायत्त है, इन पे कोई दबाव नहीं है, स्वतंत्र है, अपनी शक्तियां और अपने कार्य ये खुद करेगी। तो यह वास्तव में भी है, ठीक है। तो थर्ड भी क्लियर हुआ। फोर्थ में बढ़ते हैं। फोर्थ है हमारा संविधान की शक्ति का स्रोत। जो हमारी संविधान है, हमारा संविधान है, उसकी शक्ति का स्रोत कौन है? उसकी शक्ति का स्रोत है हमारे भारत की जनता, ठीक है। संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है? भारत की जनता, यानी कि हमारा देश कौन चला रहा है? ऐसे तो हम कहते हैं सरकार, लेकिन वास्तव में हमारा देश जनता चलाती है। कैसे? क्योंकि जनता ही तो है वो जो सरकार को चुनती है, ठीक है। तो हमारे संविधान की वास्तव शक्ति किसमें? हम में, यानी कि हमारे देश के नागरिक में, हमारे देश की जनता में। तो फोर्थ पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, सभी को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। हमारा संविधान का ये सिद्धांत है कि भारत के जो भी नागरिक है सबको सोशली यानी कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तीनों तौर पर न्याय मिलेगा हर क्षेत्र में, ठीक है। तो हमें न्याय की सुविधा हमारे संविधान में दी गई है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है विचार, अभिव्यक्ति, धर्म की स्वतंत्रता। ये भी जो अधिकार है वो हमें संविधान ने दिया है, यानी कि हम अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, अपनी बातों को अभिव्यक्त कर सकते हैं और हम जिस भी धर्म के उस धर्म को फॉलो कर सकते हैं। इसकी हमें क्या है? स्वतंत्रता है, इसकी हमें आजादी मिली हुई है। तो ये हमारा पॉइंट कंप्लीट हुआ। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट है अवसर व प्रतिष्ठा में समानता। इसका क्या मतलब हुआ? देखो इसका मतलब ये है कि हम कहीं पे भी जाएं हमें अवसर में समानता देखने को मिलेगी। कहने का कि अगर कोई सरकारी भर्ती निकली है तो उसमें सभी को समान अधिकार है भरने का, जो भी उनका क्राइटेरिया है वो तो आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा, लेकिन जितने भी आगे बढ़ने के अवसर है वो सभी को मिलेंगे और सभी को समान प्रतिष्ठा दी जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि एक नॉर्मल व्यक्ति और एक भारत की सेना का मुख्य कमांडर है तो उन दोनों को जो प्रतिष्ठा है वो समान है। उसका मतलब ये है कि जैसे उनकी योग्यता है उसके अनुरूप उनको समान प्रतिष्ठा दी जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा ये भी पॉइंट क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक पिछड़े जनजाति को सुरक्षा दी जाएगी। आप सभी को पता है इंडिया में अल्पसंख्यक भी है, ठीक है। जैसे कि सामान्य जो श्रेणी में लोग आते हैं उनको छोड़कर जो लोग हैं वो अल्पसंख्यक है बहुत ज्यादा। तो अल्पसंख्यक है पिछड़े लोग जो पिछड़ चुके हैं, जिनका विकास नहीं हुआ है, जो ट्राइबल्स है, जनजातियां है, उन पर सरकार विशेष ध्यान देगी, ठीक है। ये भी हमारे संविधान का एक मूल सिद्धांत है। उसके बाद क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करेंगे, यानी कि हमारे संविधान में ये भी कहा है कि हमारी जो भारत है इसकी अखंडता की हम रक्षा करेंगे। वो हर क्षेत्र से जल, थल, आकाश
आकाश, अगर जल से हम पे कोई हमला करता है तो वहां पे भी हम अपने देश की रक्षा करेंगे। थल से अगर कोई हम पे हक जमाने की कोशिश करता है तो वहां पर भी हम अपनी रक्षा करेंगे, अपने देश की रक्षा करेंगे, देश की अखंडता की रक्षा करेंगे। और आकाश से भी अगर कोई प्रॉब्लम हमारे देश पे आती है तो उसके लिए भी हम डटकर उस प्रॉब्लम के सामने खड़े होंगे और हमारे देश की जो क्षेत्रीय अखंडता है उसको सुरक्षित बनाए रखेंगे। ठीक है, तो अब हमारा लास्ट पॉइंट है विश्व शांति व मानव कल्याण के लिए योगदान देंगे। अब हम अपने देश के लिए तो ये सब करेंगे, लेकिन साथ साथ में जो पूरा विश्व है वो शांति से रहे, विश्व के जो लोग हैं, जनता है, उनका कल्याण हो, इसलिए हम अपने से जितना हो सकेगा उतना सहयोग भी देंगे। क्योंकि हमारी भावना क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरा विश्व क्या है, हमारा परिवार है। और इसलिए हम विश्व शांति के लिए और मानव कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, सहयोग करने के लिए, योगदान देने के लिए। तो ये कुछ सिद्धांत जो थे वो हमारे संविधान के मूल सिद्धांत थे। और इन सिद्धांतों को हम कहाँ देखते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव में, जो नेहरू जी ने संविधान सभा में 1946 में प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बनेगा कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या है। तो आपको बता देना है 1946 में नेहरू द्वारा भारत के मूल सिद्धांतों को प्रस्तावित किया गया, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। अगर बड़ा क्वेश्चन बन के आए कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, विस्तार पूर्वक समझाइए, तो फिर आपको ये तो लिखना ही है, उसके साथ साथ ये सारे पॉइंट भी आपको लिखने हैं। इस चैप्टर के जो नोट्स है वो मैंने आपको उपलब्ध कराए हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप हमें इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मैंने इस चैप्टर के फुल नोट्स अवेलेबल करवा चुकी हूँ, तो आप वहां से हमको देख सकते हैं। तो अभी तक हमने ये समझा कि हमने जो इतनी मेहनत से संविधान बनाया था, ठीक है, उसके मूल सिद्धांत क्या है, उसके अंदर क्या लिखा है। इतने समय में हमने जो ये एक दस्तावेज तैयार किया, हमारा भारतीय संविधान तैयार किया, उसके मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो ये हमने देख लिए। अब हम आगे देखेंगे कि जो हमारा संविधान है वो प्रॉपर जो हमने उसमें अनुच्छेद वगैरह लिखे हैं, हमारी जो सरकार चलाने का तरीका है, वो सब क्या हम खुद से लिखा है, यानी कि लिखा तो खुद ने, लेकिन खुद की उपज है, खुद ने बनाया है, तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। हमने क्या किया, विश्व के जितने भी देश है उन सभी के संविधानों का अध्ययन किया और उसके बाद जो जो हमें अच्छी अच्छी क्वालिटी लगी हर संविधान से, उनको हमने ग्रहण किया। ठीक है, और फिर हमारा संविधान बनाया। तो अब हम देखेंगे भारतीय संविधान के स्रोत, यानी कि भारतीय संविधान कहाँ कहाँ से आया है, जो भारतीय संविधान में उद्देश्य दिए हुए हैं, अनुच्छेद दिए गए हैं, भारतीय संविधान में जो संकल्पना दी गई है वो कहाँ से दी गई है, कौन कौन से देश से दी गई है। तो अभी हम बिल्कुल संक्षिप्त में क्लास 11 के अनुसार ही यहाँ पर देखेंगे। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप बहुत डिटेल से इनको पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो देखते हैं मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, पहले ही मैंने यहाँ पे आईएमपी लिखा है। क्वेश्चन क्या बन के आएगा कि भारतीय संविधान के स्रोत लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो बिल्कुल अब ध्यान से देखना आप, है ना, ताकि आपको आसानी से सारी चीजें रिमेम्बर रहे, याद रहे। देखो, विभिन्न देशों से लिए गए प्रावधान, भारत का जो संविधान है वो सिर्फ और सिर्फ भारत के ही सिद्धांत नहीं है, इसमें दूसरे देशों से लिए गए कुछ मूलभूत प्रावधान भी हैं, तो उनको देखते हैं। संविधान के स्रोत, पहला ब्रिटिश संविधान, यानी कि हमने कुछ चीजें ब्रिटेन के संविधान से ली है, ब्रिटिश संविधान से लिए। क्या क्या लिया है, देखो, पहला सर्वाधिक मत के आधार पर जीत का फैसला। क्या मतलब हुआ इसका, आप सबको पता है भारत में चुनाव होते हैं, तो हम किसकी जीत घोषित करते हैं, जिसके पास सबसे ज्यादा वोट हो, जिसके पास सबसे ज्यादा वोट है वो जीत जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो संकल्पना है, ये हमने कहाँ से ली, ये हमने ली ब्रिटेन से, यानी कि ब्रिटिश संविधान से। ठीक है, पहली बात समझ आई। दूसरी, कानून निर्माण की विधि। इसका क्या मतलब है, आप सबको पता होगा हमारे देश में संसद जो होती है कानून का निर्माण करती है, तो उस संसद को कानून बनाने के लिए पूरी प्रोसेस की आवश्यकता होती है। तो वो जो प्रोसेस है जो हम भारत में फॉलो करते हैं वो हमने कहाँ से ली, तो वो भी हमने ब्रिटेन के संविधान यानी कि ब्रिटिश संविधान से ली। तो फर्स्ट हमने यहाँ से चुनाव के आधार पर, मत के आधार पर जीत का फैसला कैसे करना है ये लिया। सेकेंड हमने लिया कानून निर्माण की विधि, और थर्ड हमने लिया संसदीय स्वरूप। यही कि हमारी जो संसद है जिस तरीके से काम करती है, जो हमारा संसदीय स्वरूप है, ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा, ये सारी चीज हमने कहाँ से ली, तो ये भी हमने ब्रिटिश संविधान यानी कि ब्रिटेन के संविधान से ली। ठीक है, तो आपको समझ आया कि हमने ब्रिटिश से क्या क्या लिया, ब्रिटिश संविधान से। अब आगे बढ़ते हैं।
तहत एक कॉन्सेप्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये जो तत्व है, ठीक है, ये जो संकल्पना है, ये हमने कहाँ से ली है? आयरलैंड के संविधान से। और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि पूरे संसार में, ठीक है, आयरलैंड के पास ही यह नीति निर्देशक तत्व थे, इसलिए हमने भी इनसे ले लिए, क्योंकि हमारे संविधान सभा की दृष्टि यही थी कि अच्छी चीजों को ग्रहण करें। ठीक है, अब बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड है फ्रांस का संविधान। और फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया? तो फ्रांस के संविधान से हमने स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व का सिद्धांत लिया। अभी मैंने आपको बताया था ना कि हमें स्वतंत्रता मिली है, समानता मिली है, ठीक है, उसके अलावा हमें न्याय मिला है। तो ये जो सिद्धांत है ये हमने कहाँ से लिए हैं? फ्रांस के संविधान से लिए हैं, जो स्वतंत्रता का, समानता का और सभी में बंधुत्व का भावना जो हो, इससे रिलेटेड जो ये सिद्धांत है ये हमने फ्रांस से लिए हैं। ठीक है, अब अमेरिका के संविधान से भी हमने कुछ चीजें ली है। अमेरिका के संविधान से हमने लिए हैं मौलिक अधिकार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट चैप्टर इसी का है, मौलिक अधिकार का। तो मौलिक अधिकार के बारे में हम उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। तो जो अमेरिका है उससे हमने मौलिक अधिकार लिए हैं। ठीक है, उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता। आपको पता है हमारे देश में है 3 चीजें, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब इसमें हमारी जो न्यायपालिका है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है, उस पर किसी का दबाव नहीं बन सकता। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा जाए, ये हमने अमेरिका से लिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कनाडा का संविधान। कनाडा का संविधान से हमने क्या क्या लिया है? तो कनाडा के संविधान से हमने लिया है अर्धसंघात्मक सरकार का स्वरूप। ठीक है, जो हमारे यहाँ अर्धसंघात्मक सरकार का स्वरूप है वो हमने कनाडा से लिया। और उसके बाद जो अवशिष्ट शक्तियां हैं उनका जो सिद्धांत है वो भी हमने कनाडा से ही ग्रहण किया है। तो इस तरीके से ये जो सारी कॉन्सेप्ट है हमने अलग अलग देशों से लिए हैं। तो आप सभी को हर देश के साथ उससे हमने क्या क्या लिया ये अच्छे से रिमेम्बर करना है। तो एक बार ब्रिटेन से लिया हमने कैसे जीत का फैसला करेंगे, कानून का निर्माण कैसे होगा और संसद का स्वरूप। हमने फिर आयरलैंड से लिया नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद आए हम फ्रांस पे, तो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्वता का सिद्धांत लिया। अमेरिका के पास आए तो अमेरिका के पास से हमने मौलिक अधिकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली। और फिर कनाडा के पास से अर्धसंघात्मक सरकार का स्वरूप और अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत लिया। और यही हमारे क्या है? भारतीय संविधान के स्रोत है। और यही से ये क्वेश्चन भी बन जाएगा तो आपको ये आंसर देना है। तो इस तरीके से ओवरऑल हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट अभी तक जो मैंने समझाए हैं वो समझ में आए होंगे। अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट में भी बता सकते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनको इस चैनल को रिकमेंडेड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।